ठीक है। तो बताइए, एक तो ना कल हमने डाउट क्लास करी थी स्टैटिस्टिक्स की। तो जो पीडीएफ है ना, उसके कुछ डाउट रहते हैं। एक तो स्पेशली गयनम के रहते थे। तो कोई और बच्चा अगर है जिसको किसी और क्वेश्चन में उस पीडीएफ में डाउट है, तो एक बार पूछ ले मेरे से। ठीक है, चैट में ना वो बच्चा उस क्वेश्चन को टाइप कर दे एक बारी। जिस भी किसी को डाउट है वो बच्चा एक बार टाइप जरूर करे। करो जी, फटाफट टाइप कर दो आप सभी। जो जो डाउट आपके, आज डाउट पूरे हो जाएंगे आपके। फिर नया काम स्टार्ट करते हैं आज हम। फिर हम नया काम शुरू करेंगे। एक बार डाउट मैं चाहता हूँ कि पूरे हो जाए, ठीक है। तो डाउट जो है 46, 49, 52, 54। 46, 49, 52, 54, ये पहले चार देखते हैं। ठीक है। तो अभी मैं गए के डाउट ले रहा हूँ। बाकी के कल लिए थे, बट अगर आपका कोई डाउट रहता है जो आपने कल किया हो तो एक बार मुझे है ना लिख दो, डाउट ले लो आप, ठीक है। हम्म 46 कह रहे हो आप, ठीक है। 46 क्वेश्चन कह रहे हो आप, देखो। 46 में देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें। इसमें लिखा हुआ है, इफ द मीन ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स x1, x2, x3 इज ये। देखो, 46 में कहता है कि x1 नंबर है, x2 नंबर है, ऐसे धीरे धीरे xn तक नंबर है। इनका जो मीन है ना वो x बार है। मीन कितना है? x बार है। तो आपने मीन बताना है xi+2i का। इसका मीन बताना है। और जो i की वैल्यू है ना, वो i की वैल्यू आपने 1 से लेकर n तक रखनी है। 1 से लेकर n तक रखनी है। तो आप है ना, देखो i की वैल्यू 1 से n तक रखनी है, तो पहले आप 1 रखो इसमें। आप देखो टर्म हमें क्या दे दी, xi+2i। तो इसमें जब 1 रखोगे तो क्या आएगा? x1+2 आएगा। फिर इसमें 2 रखोगे तो क्या आएगा? x2+4 आएगा। 3 रखोगे तो क्या होगा? x3+6 आएगा। ये चलता जाएगा ना। लास्ट में n रखोगे तो xn+2n आएगा। इस सबका आपने क्या बताना है? मीन बताना है। तो सबको सम कर देंगे। सबका क्या कर देंगे हम? सम कर देंगे। तो सबका अगर सम करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? टोटल नंबर तो n है हमारा। अब देखो, जो ये x1 वाली टर्म है ना, x1 वाली टर्म है, इनको अलग ऐड करो आप। तो x1, x2, x3 ये सब तो अलग से ऐड होगा। और बच कौन गया बताओ? बच गया हमारा 2, 4, 6, वो अलग से ऐड होगा। ठीक है। डिवाइड में दोनों क्या रहेगा? n रहेगा। बस ये हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये मीन है, तो ये x बार है। ये आप देख ही लो, दो कॉमन ले लो। तो 1, 2, 3 बनेगा। वो क्या होता है? n × n+1/2 होता है ना। n नीचे भी है। तो x बार प्लस में n+1, ये आंसर है। ठीक है। देखो एक बार, ये आंसर है, बी ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है। तो वही ना, मैं ऐसे देख लो एक बार, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। जी सर। उसके बाद जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो ये है 49। 49 तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, पूछा आपने। देखो 49 में हमें ये करना है। 49 में कहता है क्लास में 100 स्टूडेंट है, 100 बच्चे हैं। और 100 बच्चों की पॉकेट मनी 35 रुपए है। पॉकेट मनी कितना पैसा? 100 का 35 रुपए पैसा है। उसके बाद कहता है कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स को मैं जी से लिख रहा हूँ, गर्ल्स की जो पॉकेट मनी हो 25 है। और जो बॉयज हैं, बॉयज की पॉकेट मनी जो है वो 50 है। आपने बताना है क्लास में कितनी गर्ल्स होंगी। तो गर्ल्स बतानी है ना। गर्ल्स बतानी है तो हम देखो, टोटल 100 है। गर्ल्स को हमने जी मान लिया। तो बॉयज को फिर हम बी ना माने। बॉयज को हम मानेंगे 100 - जी। ये बात आप मानते हैं? टोटल अगर 100 है, गर्ल्स अगर जी हैं, तो बॉयज कितने बचेंगे? 100 में से गर्ल्स का नंबर घटा देंगे। बेसिक बात है ना। अब आपको ना कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है, ये कंबाइंड मीन का। इसमें आपने क्या करना है? कंबाइंड मीन में पता है क्या करना है?
ये हमने शायद किया भी था ना, टोटल को टोटल से मल्टीप्लाई करना है। टोटल हाँ 100 है, टोटल मीन 35 है, टोटल को टोटल से गुणा करोगे 3500 आएगा, इज इक्वल टू गर्ल्स को गर्ल्स से गुणा करना है 25G, बॉयज को बॉयज से गुणा करना है 50 × 100 - G। बस यहाँ से आंसर आ जाएगा, यहाँ से आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, बस यही डाउट था आपका। तो इसके बाद जो अगला डाउट आपका है वो ये है कि, देखो एक बारी, नेक्स्ट डाउट है 52 है दो बच्चों का। चलो 52 देखो एक बारी। 52 जो क्वेश्चन है ना उसमें कहता है n नंबर्स का जो मीन है ना वो कितना है, m है। n नंबर्स का जो मीन है, n नंबर्स का जो मीन है वो कितना, बता दो एक बार। n का मीन तो m है, ठीक है। n ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है हमारा, m है। एक सेकंड, n ऑब्जर्वेशन का मीन क्या दे रखा है, m दे रखा है। देखो मीन के क्वेश्चन में है ना, मीन के क्वेश्चन में बता दूं एक ही फॉर्मूला लगता है। क्या, मीन के क्वेश्चन में सिर्फ एक फॉर्मूला है कि जो मीन है वो क्या होता है, बता दो, सम अपॉन में नंबर होता है। क्या होता है, सम अपॉन में नंबर होता है। तो यहाँ मीन हमें कितना दे रखा है, मीन हमें m दे रखा है, फिर सम, और नंबर हमें दे रखा है, नंबर हमें n। तो यहाँ से सम कितना आ जाएगा बताओ, सम m × n आ जाएगा पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इफ द सम ऑफ n - 4 ऑब्जर्वेशन इज a, n में से अगर 4 ऑब्जर्वेशन हम माइनस कर दें, उनका जो सम है वो कितना है, अगर a है, तो आपको कह रहा है कि द मीन ऑफ रिमेनिंग 4 ऑब्जर्वेशन, जो बच गया उनका सम आपने बताना है, ठीक है। आप ये बता दो कि ये सम जो दिख रहा है, ये mn, ये किसका सम दिख रहा है आपको, ये जो m और n सम है सबका सम है, ओवरऑल सबका सम है। तो अब ये पूछना चाह रहा है कि हमने क्या करा, 4 ऑब्जर्वेशन तो अलग लिख दी, और जो n - 4 है वो अलग लिख दी। 4 अलग, ये अलग, इनका जो सम होगा, इनका जो क्या होगा, सम होगा, वही हमारा कितना बताओ, टोटल सम के बराबर है। अब इसने क्या दिया है हमें, जो n - 4 का सम है, ये जो सम है ये a के बराबर दे दिया। तो आपने बाकी का सम बताना है, ये में 4 वैल्यू का सम बताना है। तो ये a वहां घट जाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो। बस ये आंसर है, mn - a आंसर होना चाहिए, या इसमें कुछ और भी है, mn - a आंसर आना चाहिए ना। द am ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज m, n का m होगा, ठीक है। द सम ऑफ n - 4 ऑब्जर्वेशन इज, इनका सम दे रखा हमें, 4 ऑब्जर्वेशन घटाकर उनका सम a है, तो n - 4 का सम a हो गया हमारा। अच्छा मीन बताना आपने, बस ठीक है, तो अपोन में 4 आ जाएगा इसके। ये तो सम आ गया ना 4 ऑब्जर्वेशन का, mn - a। मीन बताना, अपोन में 4 कर दो, बस ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन इसका, ए आंसर आ गया। तो बड़े हल्के हल्के डाउट ले रहे हो यार आज तो आप हैं। अच्छा मैं बता दूं भाई, कोई बच्चा जो है, आज हम करेंगे हिस्टोग्राम। आज हम क्या करेंगे मैं बता दूं, दो चार डाउट और है, फिर मैं कराऊंगा हिस्टोग्राम। समझ रहे हो बात को, पाई डायग्राम, पाई डायग्राम ये तो रही गई, बार ग्राफ, क्या बार ग्राफ, ये सारी बातें आज हम देखेंगे, पेपर में खूब आती हैं बातें सारी, ठीक है। बार ग्राफ, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, ये भी आज ही करेंगे हम, और पेपर में एक क्वेश्चन इनके ऊपर, दो क्वेश्चन आ जाते हैं। पाई डायग्राम पर तो 100% आएगा, ठीक है। तो अभी मैं एक दो डाउट और करा के फिर लेता हूँ डाउट आपके। चले आगे, अगला डाउट जो आपको लिखा है वो ये है, अगला डाउट जो है वो ये है 54। 54 में क्या है, देखो एक बार। 54 में पता है क्या है, आप इसकी ना कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, मुझे लग रहा है। 54 में ये कहता है, नंबर है a + d, a + 2d, और ये चलता चलता है a + 2nd, यहां तक है। इसका आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बताना। ये ना बहुत ही क्या बड़ा क्वेश्चन है, समझो बात को, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। तो इसको आपने पता क्या करना है, इसको एक बार तो आपने सोल्व करना ही है ऑब्वियसली, उसको फिर आंसर याद करना आपने। तो इसका जो आंसर है पहली बात तो वो आपने याद करना है। मेथड क्या होगा, देखो सबसे पहले इसका मीन निकाल लो आप। मीन कैसे निकलेगा बताओ, सभी ऑब्जर्वेशन का सम करोगे आप, अपोन में टोटल नंबर करोगे। अब इनका सम अगर आप करोगे ऊपर है, तो सम करोगे तो सीरीज कैसी दिख रही है आपको, ये एपी सीरीज दिख रही है। एपी का सम क्या होता है, अच्छा मीन के लिए एक बात ये बताओ, इसमें शॉर्टकट भी लगा सकते हैं हम। ये एपी दिख रही है हमें,
एपी का एक शॉर्टकट नहीं होता था, बताओ किसको ध्यान है अभी सुबह सुबह, किसका दिमाग सही चल रहा है? एपी के अंदर मीन निकालने का शॉर्टकट क्या होता है? हमने क्लास में 2 बार डिस्कस किया है पिछले 5 दिन में, किसको पता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू। ये बात है, मतलब ऐसा आपको शार्प रहना चाहिए हमेशा कि जो पिछली बात है कम से कम वो हमें आती हो। तो क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म है हमारी ए, लास्ट टर्म है हमारी ए प्लस 2 एन डी, इसके अपोन में कितना कर देंगे हम? अपोन में 2 कर देंगे। तो ए प्लस में एन डी, ये हमारा क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब इस ए प्लस एन डी में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो एन डी आ जाएगा, सेकंड को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए? जो सेकंड को माइनस करेंगे तो एन माइनस 1 डी आएगा, अगले को माइनस करेंगे एन माइनस 2 डी आएगा। तो ऐसे घटाते घटाते जाओ आप, फिर इन सबका सम करके डिवाइड में एन करना है। तो मेथड तो इसमें ये लगाना आपने। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी, बट इसका आप आंसर याद कर लेना, जो भी आएगा। फेमस क्वेश्चन जरूर है ये, ठीक है, बड़ा है लेकिन फेमस है। हाँ, मीन का शॉर्टकट है कि भाई मीन फटाफट हम निकाल देंगे, फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म ऐड करके किससे भाग कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक बात होगी। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आपने लिखा है 63 और 9, 63 कहाँ पर है? 63, 69। अरे यार गैनम, आपने है ना कमाल कर दिया, मतलब डाउट ना, आपने ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे जो मैं, मतलब है ना, क्या बताऊं मैं। देखो 69 क्वेश्चन देखो एक बारी। 69 कहता है कि ये मतलब डाउट मुझे कराने की नीड है, बताओ, बच्चे बता देंगे। बाकी 2, 4, 5, 6, 17 का अगर V1 है वेरिएंस, तो 4, 8, 10, 12 का क्या होगा? बताना भाई, बाकी सभी बच्चे एक बारी। सर इसमें भी एक नंबर मिसिंग है। इसमें कौन सा मिसिंग है? सर कोई मैं इसलिए मैंने डाउट किया था। क्या मिसिंग है बताओ? सर एक सेकंड देखो। 5 ऊपर है 5 नीचे है, और सबका डबल हो रखा है। नहीं, तो ये तो बड़ा यस। आसान क्वेश्चन है। ऊपर वालों से अगर नीचे डबल हुआ है, दुगुना हुआ है, तो वेरिएंस में 4 गुना हो जाता है उसका, तो 4V1 नहीं आ जाएगा? ठीक है, जिसमें पता है वो एक टर्म मिसिंग थी वो अलग क्वेश्चन है, ये इसमें सारी टर्म दे रखी है। यस सर। ठीक है, चलो जी 63 डाउट आपका, वो देखो एक बारी। 63 ठीक क्वेश्चन है, इसमें ये कहता है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है ना, देखो दो अलग अलग ग्रुप है, दो अलग अलग ग्रुप है, और जो फर्स्ट ग्रुप है ना, जो फर्स्ट ग्रुप है, उस ग्रुप में 5 ऑब्जर्वेशन है, और उनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 8 है। कितना है बताओ? 8 है। दूसरे ग्रुप में 4 ऑब्जर्वेशन है, उनका ज्योमेट्रिक मीन 128√2 है। आपने पूरा बताना सभी का। ठीक है, देखो ऐसे इसको ऐसे समझ लो आप, 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन आप मान लो ABCD, ABCDE मान लो। ठीक है, अगली 4 मान लो, ई के बाद क्या आता है? FGH और I मान लो। ठीक है, मुझे बताओ 5 ऑब्जर्वेशन है ABCD, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन के लिए सबको मल्टीप्लाई करना होता है, पावर 1/5 करनी होती है, 1/n करनी होती है ना, ये 8 के बराबर आ गया। अगली 4 का ज्योमेट्रिक मीन कौन बताएगा? FGHI, पावर 1/4 करेंगे, और ये 128√2 आ गया। अब आपने इन सभी का बताना 9 का, तो 9 में क्या करोगे? 9 की गुणा कर दोगे आप, और पावर 1/9 कर देंगे बस। भाई 5 में 5 की गुणा करेंगे, पावर 1/5। अगली 4 में 4 की गुणा करेंगे, पावर 1/4। 9 में 9 की गुणा करेंगे, 1/9। अब मुझे बताओ, यहाँ से पहली 5 की मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 से आप बता दोगे? 8 की पावर 5 नहीं, इक्वेशन 1 से ABCDE की वैल्यू क्या 8 की पावर 5 बता दोगे? आप दोनों तरफ पावर 5 करोगे तो FGHI की वैल्यू बता दो, 128√2 की पावर 4 बता दोगे आप, और ओवरऑल पावर 1/9 है। अब ये पूरा क्वेश्चन है ना 2 की पावर में कन्वर्ट हो चुका है, कर लेना इसको, मतलब मुझे लग रहा है 8 होता है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 15, तो ये होगी 128। 2 की पावर कितनी होती है? 2 की पावर 7 होती है, और 4 ऊपर है, तो 2 की पावर 7, 4, 28, √2। समझ रहे हो बात को? 2 की पावर 2 यहां से आ जाएगी, तो कितना होगा? 1528, और ये 2 की पावर 45 हो गया, 9 भाग में होगा, 2 की पावर 5 हो गया, 32 आंसर है। क्वेश्चन बढ़िया था ये, लेकिन आपको करना चाहिए इस तरह क्वेश्चन।
अच्छा क्वेश्चन है, 32 आंसर इसका, सी ऑप्शन। पेपर में अगर आएंगे ना तो अच्छा क्वेश्चन, मजा आएगा। इस तरह क्वेश्चन अगर 2023 में दिखते हैं हमें, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे। आगे हमारा है 71 और 77। चलो जी, 71 जो क्वेश्चन है, ये है सबसे टफ क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये सबसे टफ क्वेश्चन है। और एक 77 है, 77। 77 तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है जो अभी हमने जो हिंट दिया, जो 54 है ना, 54 के बिल्कुल जैसा ही क्वेश्चन कौन सा है, 77 है। कैसे, देखो, जो 77 है वो भी सेम क्वेश्चन है, उसमें 1 है, 1 + d है, 1 + 2d, और चलता चलता 1 + 100d। आप समझो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया है। उसमें इसमें फर्क क्या है, उसमें a था, a + d ऐसे था ना, उसमें a + 2d था, और a + 2nd था। बताओ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। a की जगह तो इसने 1 दे दिया, a की जगह इसने 1 दे दिया, और 2n की जगह इसने 100 दे दिया, तो बस n हमारा 50 आ जाएगा। और जो पिछला क्वेश्चन था, जिसका मैं क्या बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि आंसर याद कर लो, फेमस क्वेश्चन है, तो अगर आप उसका आंसर याद करोगे तो उस आंसर में ए तो 1 रखना है, n 50 रखना है बस। ठीक है, ए तो 1 रखना है, n 50 रखना है, कहाँ रखना है, लास्ट क्वेश्चन के आंसर में, जो मैं कह रहा याद कर लो, लास्ट क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, चलो जी, सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है गैनम का 71। 71 ये है सबसे टफ क्वेश्चन मैं कहूंगा, सबसे मजेदार क्वेश्चन मैं कहूंगा। ठीक है, तो फटाफट इसको करते हैं, फिर नया काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो जी, तो सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक दे रखी है। फिर है xi-5, xi-5 ये 9 के बराबर है। ये है एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, इसे बोलेंगे हम। तो ये गैनम की तारीफ करनी चाहिए, सिर्फ गैनम ने डाउट लिया है, बाकी बच्चों ने ये क्वेश्चन को पता नहीं कैसे इग्नोर कर दिया। ये क्वेश्चन सबका डाउट होना चाहिए, क्योंकि शायद किसी को नहीं आता होगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें ना एक बात ध्यान रखना आप, कि ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर लग रहा है, किसमें, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 9 टाइम्स ये। ठीक है, तो इसे 9 टाइम्स की बजाय 9 टर्म्स मिलेगा ये। ठीक है, तो जो x1 x2 नंबर है ना, इन सब का आपने क्या बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। क्या बताना, बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो जी, कैसे करेंगे आप, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। आपने करना क्या है, देखो, यहाँ पर आपको देखो सिग्मा दिख रहा है, यहाँ पर दोनों में सिग्मा दिख रहा है। सिग्मा को है ना अंदर लेके जाना है, सिग्मा को यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज के अंदर लेके जाना है। तो कैसे, देखो, सिग्मा एक्स आई के पास जाएगा तो क्या बनेगा, सिग्मा एक्स आई बनेगा। सिग्मा जब 5 के पास जाएगा तो क्या बनेगा, बता दो। 5n। 5 के पास जाएगा तो 5n बनेगा। क्या बनेगा, 5n। मैंने बोला था ना कल की, सिग्मा नंबर के पास जाता है तो क्या बनाता है, नंबर के पास 5 10 15 n से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, और इज इक्वल टू 9 है। और n हमारा यहाँ पर कितना, बता दो। n होता है जो सिग्मा के ऊपर लिखा होता है भाई, i की वैल्यू 1 से लेकर n 9 है, तो n हमारा 9 है। तो सिग्मा एक्स आई यहाँ से आप देखोगे तो 54 आ जाएगा। सिग्मा एक्स आई क्या आ जाएगा हमारा, 54। तो ये सिग्मा ओपन हो गया हमारा पहले वाला। अब दूसरे वाला सिग्मा ओपन करेंगे। सिग्मा से पहले है ना, xi-5 का स्क्वायर दे रखा है। a-b का स्क्वायर हम सब बच्चे जानते हैं क्या होता है, ये होता है xi का स्क्वायर प्लस में 25 और माइनस में, इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना, 10 × xi, 10 × xi ये होता है। ठीक है, a-b का स्क्वायर तो सब कर ही लेंगे। अब सिग्मा जाएगा अंदर, सिग्मा जाएगा पहले xi के पास, सिग्मा जाएगा 25 के पास, तो 25n हो जाएगा। सिग्मा जाएगा xi के पास, तो सिग्मा xi हो जाएगा, बराबर में 45। सिग्मा xi का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25n, n हमारा ऑब्वियसली 9 है, तो 225 हो जाएगा। सिग्मा xi इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट में अभी अभी आया 54, तो 540 हो जाएगा, बराबर में 45। यहाँ से सिग्मा xi का स्क्वायर आ जाएगा, जो भी आएगा देख लो, आप इनको घटा लो। 540 में से आप समझो बात को, 45 जुड़ेगा और 225 घटेगा, तो 585 में से 225 घटा लो आप, जितना भी आएगा 360 आ जाएगा ना। तो बताओ, ये भी आ गया और ये भी आ गया। दोनों आने के बाद अब आप निकाल लेना एस डी। एस डी पूछा था ना, अब एस डी आ जाएगा भाई, अब एस डी आ जाएगा। तो बस ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन
ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था। तो एसडी का फॉर्मूला आप देखो, सबको पता है मुझे लग रहा है। क्या फॉर्मूला होता है एसडी का? अब इसमें वैल्यू रखनी है आपने, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन, माइनस में सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये होता है भाई। ठीक बात है। इस फॉर्मूले में जो एस डी का होता है, क्या सिग्मा एक्स आई हमें मालूम है? क्या सिग्मा एक्स आई अभी अभी आया 360? क्या सिग्मा एक्स हमें मालूम है? अभी अभी आया 54। तो अब इसका आंसर मेरे हिसाब से 100% आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात है, तो आराम से इसको देख लो एक बारी। ठीक है, चले आगे। चलो जी, अभी मैं 90 तक डाउट ले रहा हूँ। इसके बाद है ना, मैं काम करता हूँ आप सभी को, जिसके 90 से ऊपर वाले डाउट है ना, एक काम मैं ये करता हूँ, ध्यान से सुनो आप सभी। क्या एक बात ये बता दो, बस यहाँ तक डाउट लेंगे फिलहाल, लेकिन नया नहीं पढ़ा जाएगा। आप बस ये बता दो कि जो ये पीडीएफ थी हमारी, ध्यान से सब बच्चे देखेंगे, पीडीएफ में जो 1 to 90 है, 1 to 90, इसका जो है ना सॉल्यूशन मैं ग्रुप में दे चुका हूँ आपको। पहली बात तो सॉल्यूशन ग्रुप में भेज चुका हूँ मैं, और सॉल्यूशन के बाद मैंने इसके क्या ले लिए हैं बताओ आप सभी। डाउट आज हमारे खत्म हो गए 90 तक। 90 तक डाउट आज हमारे खत्म हो गए। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है भाई? 91 से लेकर जो 190 क्वेश्चन है ना, इसका सॉल्यूशन एक तो है ना, अगर मैं ना भेजूं मुझे याद दिला देना, ग्रुप में मैं सॉल्यूशन भेजता हूँ। क्या भेजता हूँ? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन भेजने के बाद, कल का ऑफ है हमारा, कल का ऑफ है संडे कल, मंडे को इसके क्या लेंगे हम? डाउट। मंडे को क्या लेंगे इसके बताओ? डाउट लेंगे। तो सभी बच्चों को प्लान क्लियर है कि कैसे हमें पढ़ना है। आधा काम हमारा हो गया है, चैप्टर आधा हमारा रहता है, समझ रहे हो बात? आधा हो गया है, आधा हमारा रहता है। मैं आपको अभी जो है ना, देखो, ये बात वैसे ना हर किताब के लिए सच है। आप कोई भी अच्छी किताब है ना पूरी कर जाओ किसी चैप्टर की, जैसे मान लो कोई भी अच्छी किताब से मैं मानता हूँ कि सपोज करो अरिहंत की एक बुक आती है, वो सही में अच्छी है। अरिहंत की एक किताब आती है, अरिहंत की बुक आती है, वो शायद 3,000 एमसीक्यू के नाम से आती है। मैथ्स मैथ्स की बता रहा हूँ मैं ये। एक अरिहंत की किताब आती है 3,000 एमसीक्यू मैथ्स के नाम से, ये मैं मानता हूँ अच्छी किताब है, इंडिया लेवल की बढ़िया किताब है। आर एस अग्रवाल है ना, थोड़ी सी क्या है कि इजी क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल में। आर एस अग्रवाल अब इतनी अच्छी किताब है नहीं, क्योंकि जैसे मान लो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं क्लास में, हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स के है ना क्वेश्चन इतने, मतलब 10 साल पुराने क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं कि भाई 9 का, और समझ रहे हो कि 64 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। अब ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, अब ये तो पहले आया करते 10-15 साल पहले। तो आर एस अग्रवाल तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लेवल काफी कम हो गया उसका अब। और जैसे पाथ फाइंडर है, अब पाथ फाइंडर भी ठीक किताब है, पाथ फाइंडर भी क्या है, अच्छी किताब है। लेकिन पाथ फाइंडर में बस एक दिक्कत है कि कुछ क्वेश्चंस अननेसेसरी ज्यादा टफ बना रखे हैं। कुछ क्वेश्चन अननेसेसरी ज्यादा टफ बना रखे हैं, जो पेपर में एनडीए से कोई लेना देना नहीं है। तो पाथ फाइंडर में सिर्फ एक दिक्कत है, मान लो पाथ फाइंडर में 100 क्वेश्चन है, सपोज करो 100 है, तो है ना 25-30 क्वेश्चन आपको ऐसे अजीब अजीब दिखेंगे जो उन्होंने खुद से बना रखे हैं, जो कि टफ हैं, जो एनडीए में कभी नहीं आते। तो ये सब पाथ फाइंडर भी अरिहंत की है, मैं बताऊं, पाथ फाइंडर भी किसकी है? अरिहंत कंपनी की है। एक और किताब है अरिहंत की, एमसीक्यू 3,000। ये मुझे जो मैंने 5-6 किताब देखी है उन सब में ये सबसे बढ़िया लगी है। ठीक है, ये किताब क्या है सबसे बढ़िया लगी है। इस किताब में है क्या ऐसा, इसमें एनडीए का लेवल बिल्कुल सही दे रखा है। आर एस अग्रवाल का थोड़ा सा इजी है, पाथ फाइंडर का थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस का टफ है, लेकिन इसका अच्छा किताब लेवल है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि कोई भी अच्छी किताब पढ़ोगे ना, कोई भी अच्छी किताब, जैसे मान लो ये पढ़ लिया हमने, एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, मान लो इसमें 100 क्वेश्चन है, तो आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे? स्टैटिस्टिक्स के पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे। उस 10 में से मान के चलो कि 5 या 7 क्वेश्चन 100% इनमें दिखेंगे आपको। ये मैं बता रहा हूँ हर किताब में होता है। तो आप ये 3,000 एमसीक्यू तो नहीं कर रहे, इसको नहीं करना भी नहीं आपने। जो पीडीएफ आपको मिली है ना, अब इसको करना आपने। इस पीडीएफ के 190 क्वेश्चन कर लो, जो 10 पेपर में आएंगे ना, मान के चलो कि 6-7-8 क्वेश्चन इसी में से दिखेंगे। ठीक है, एक दो बाहर से आएगा, अप्रोच अप्रोच लेकिन सेम लगेगी, उसको भी कराओगे आप। ठीक है, तो ये पूरा मतलब एक काम करना, लेकिन पूरा करना। ठीक है, कोई बच्चा ना वो ना कर दे बस, कि है ना कि ना 5-10 क्वेश्चन तो इस पीडीएफ के कर लिए जो मैंने दी है, 5-10 क्वेश्चन आर एस अग्रवाल के कर लिए, 5-10 मान लो पाथ फाइंडर के कर लिए। ये सब है ना मिक्स मत कर देना, फिर अब बच्चा ना वहां का रहता ना वहां का रहता। आप एक किताब लो, अब ये फिलहाल आपको पीडीएफ मिल रही है,
आप, मैं कह रहा हूँ एक एक क्वेश्चन पीडीएफ का सोल्व कर दो, बात खत्म। ठीक है, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर देना। अब आप खुद देखो, कल हमने डाउट लिए थे क्लास में, कल डाउट लिए थे तो कितने बच्चों ने, जो भी जो गैना ने लास्ट क्वेश्चन पूछा है, जो भी नंबर था उसका, जो सिग्मा वो XI माइनस 5 का स्क्वायर था, ये कितनों ने डाउट लिया बताओ? किसी ने नहीं लिया। तो आप समझो ना, पीडीएफ में ही बहुत कुछ करने को है। आप कई बार क्या करते हो, ऊपर ऊपर से देखते हो कि ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, बट वो क्वेश्चन क्या पता अंदर से टफ हो वो क्वेश्चन। तो एक किताब कर लो कोई भी, एक पीडीएफ कर लो कोई भी, बहुत सही है। ठीक है, चलो जी, बात इतनी सी बहुत है, और हम करते हैं अगला काम। देखो फटाफट देखो, अगला काम जो हमारा रहता है वो हमारा रहता है बार ग्राफ। क्या रहता है भाई? बार ग्राफ रहता है। इसको देखो एक बार आप, क्या रहता है हमारा? बार ग्राफ रहता है। बार ग्राफ एक तो, और एक हमारा हिस्टोग्राम है। दोनों में इसी पेज पर कराता हूँ। एक तो हमारा बार ग्राफ और एक हमारा हिस्टोग्राम। ये हमारा अभी एनडीए में इसमें चैप्टर में पढ़ना रहता है। बार ग्राफ में देखिए होगा क्या। बार ग्राफ में देखो, जैसे मान लो यहाँ पर ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये एक्स है और ये क्या है हमारा वाई। यहाँ पर भी सेम होगा, ये हमारा एक इधर की तरफ होगा, एक इधर की तरफ होगा। ठीक है, अभी में डिफरेंस क्या होगा बार ग्राफ में, है ना? आपने करना क्या है कि पहले तो आप एक बार ऐसे बनाओगे इस प्रकार, ये आपने बना दी। इसके बाद जो अगली बार बनेगी उसमें आप, है ना, अपनी मर्जी से स्पेस, है ना, छोड़ सकते हो ये वाला। और फिर मान लो एक तीसरी बार बना दी। ऐसे ग्राफ, है ना, बनता है। क्या ऐसे ग्राफ बनता है? तो इसमें यहाँ हमारा क्या आता है बताइए? यहाँ हमारा क्या आएगा? क्लास इंटरवल आएगा। नीचे तो हमारा क्या आता है बताओ? क्लास इंटरवल। और ऊपर हमारा आएगा फ्रीक्वेंसी, मतलब वाई की तरफ क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी आएगी। तो इसमें तो ऐसे ग्राफ बनेगा। लेकिन जो हिस्टोग्राम है ना, हिस्टोग्राम में थोड़ा चेंज बनता है। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि जो ग्राफ हमारा बनेगा वो आप बनाओगे इसके साथ में, बिल्कुल। क्या बनाओगे? इसके साथ में बनाओगे। मान लो ये आपने बनाया है, वो बनेगा इसके बिल्कुल ही साथ में। उनमें गैप नहीं होगा बीच में, उनमें गैप नहीं होगा, ये ध्यान देना। ठीक है ना? तो ऐसा ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो देखो दोनों में आप डिफरेंस समझ पा रहे होगे। जो हमारा बार ग्राफ होता है, जो हमारा बार ग्राफ है उसमें ये बताओ, जो हमारी ये रेक्टेंगल बनी है, जो हमारी रेक्टेंगल बनी है, उनमें स्पेस हो सकता है। देखो, उनमें स्पेस हो सकता है, होगा मतलब। और हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं होगा। हिस्टोग्राम में बिल्कुल कोई इनके बीच में स्पेस नहीं होगा, पहली बात तो ये। ठीक है, अच्छा, बार ग्राफ में है ना, देखो ये वर्टिकल जो वैल्यू है, वर्टिकल, इसको हम हाइट बोलेंगे ऑब्वियसली। वर्टिकल वैल्यू को क्या बोलेंगे? हाइट। और जो बीच में जो गैप दिख रहा है आपको दो रेक्टेंगल के बीच में, इसको बोलेंगे उसका, ये जो देखो यहाँ पर जो नीचे ये है, इसको बोलेंगे विड्थ। क्या बोलेंगे? विड्थ बोलेंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे हम विड्थ। तो हाइट और विड्थ आपको दिख रहा है साफ साफ। बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में बेसिक डिफरेंस क्या बताइए आप? कि यहाँ पर जो है बीच में गैप होगा बार ग्राफ में। बीच में क्या होगा? गैप। अच्छा, जो जो ये गैप है ना, देखो एक बार, जैसे यहाँ पर आपको देखो ये वाला गैप दिख रहा है, बीच में गैप दिख रहा है। ये गैप कितना हो सकता है बताइए आप? कितना हो सकता है? तो ध्यान रखें, ये गैप है ना, ये वाला गैप जो बीच में है दो रेक्टेंगल के, ये आप अपनी मर्जी से एक बार कितना भी ले सकते हो, जितना आपका मन कर रहा है, कितना भी गैप ले लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रहेगा सेम। जैसे मान लो यहाँ पर आपने 10 यूनिट का गैप ले लिया, आगे भी 10 यूनिट का रहेगा। ठीक है ना? एक बार कितना ले लो, 10 15 20, कितना दूर दूर बना दो, पर फिर बनेंगी वो इक्वल इक्वल स्पेस में। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखना। तो बताओ बार ग्राफ में, है ना, एक बात सबसे मेन जो पेपर में आती है वही आती है, बार ग्राफ में ओनली ओनली हाइट मैटर्स। रेक्टेंगल की क्या मैटर करती है बता दो? ओनली हाइट मैटर करती है भाई, इसको आप रट लेना। बार ग्राफ में विड्थ मैटर नहीं करती। बार ग्राफ में विड्थ मैटर नहीं करती। तो बार ग्राफ में सिर्फ क्या मैटर करेगा बता दो एक बार? हाइट मैटर करेगी। भाई विड्थ तो हम अपनी तरफ से ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में क्या होता है कि जो हमारा हाइट है वो भी मैटर करती है, और जो विड्थ है वो भी आपने क्लास इंटरवल के हिसाब से लेनी है। तो हाइट एंड विड्थ बोथ मैटर्स। क्या? हाइट एंड विड्थ बोथ मैटर्स। तो ये बात आप लिख लेना। बार ग्राफ में और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है जो पेपर में आता है? बेसिक डिफरेंस ये आता है कि भाई बार ग्राफ में केवल हाइट मैटर करती है, और हिस्टोग्राम में क्या मैटर करेगा बता दो? हिस्टोग्राम में हाइट भी करेगी, और हाइट के साथ साथ विड्थ भी करेगी। ठीक है, हाइट भी करेगी और क्या करेगी बता दो? विड्थ भी करेगी। इस बात को आप थोड़ा समझें। ठीक है,
बस ये एक ही क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें हाइट करती है, उसमें विड्थ करती है। तो आई होप सभी बच्चे इसको, सिंपल सी बात इसको देख लेंगे कि भाई हाइट, ओनली हाइट बार में करेगी और हाइट विड्थ दोनों हिस्टोग्राम में करेंगे। बताइए, क्लियर बात है? चले आगे, कोई खास बात नहीं है, सिंपल बात है। क्लियर बात? चले, इसको आप एक बार देख लो, नोट कर लो आराम से। नोट हो जाए तो मुझे बता दोगे सर, चलते हैं फिर आगे कुछ और पढ़ते हैं। ठीक है, चलो जी। ठीक है, अब इस डायग्राम में और एक दो बात करानी है, बता दो। यस सर, हो गया। ठीक है, नोट हो गया। देखो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम करके एक दो बात और काम की हम करते हैं। देखो यहाँ देखो, हिस्टोग्राम को हमने कर दिया जूम। ठीक है, हिस्टोग्राम आपको दिख रहा होगा, जूम हुआ होगा। देखो ये हिस्टोग्राम हमारा। बड़े काम की बात पता है क्या है? ध्यान से देखना अब आप इसको। बड़े काम की बात ये है कि जो हिस्टोग्राम दिख रहा है ना, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम की आपको ये सब क्या दिख रही है बताओ? रेक्टेंगल्स दिख रही हैं। क्या दिख रही है? रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल के टॉप पे देखो, रेक्टेंगल के टॉप पे और यहाँ मिड पॉइंट पे, ये सारी की सारी रेक्टेंगल का टॉप पे मिड पॉइंट, टॉप पे मिड पॉइंट आपको दिख रहे हैं। 5 रेक्टेंगल, 5 मिड पॉइंट दिख रहे हैं टॉप पे। अगर कोई बच्चा इन पॉइंटों को मिला दे, सिंपल ऐसे, सिंपल ऐसे मिला दे, अगर फ्री हैंड से मिला दे, तो जो कर्व बन गई है ना, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी कर्व बोलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होती है? फ्रीक्वेंसी कर्व होती है रेक्टेंगल के जो, मतलब हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल के जो टॉप पर जो मिड पॉइंटों को मिलाने से बनती है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। लेकिन एक बात अब ये ध्यान रखना आप, ये तो तब है जब हमने कैसे मिलाया है बताओ? फ्री हैंड से मिलाया। अगर आप है ना दोनों दो पॉइंटों को स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे, कैसे मिलाओगे? स्ट्रेट लाइन से, स्केल लेकर पूरा बिल्कुल सीधा ऐसे, इसको आप ये मानो कि बिल्कुल सीधा मिला है ये। अगर स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, स्ट्रेट लाइन से, तो इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलेंगे। तो डिफरेंस समझना आप। कर्व तब देखो, कर्व नाम से पता चला, कर्व का मतलब होता है जो स्ट्रेट ना हो ऐसे। ठीक है, पॉलीगन का मतलब यहाँ पर ये रहेगा जो स्ट्रेट हो। जो क्या हो बताइए आप? बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होता है हमारा, वो स्ट्रेट लाइन से बनता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमारा कैसे बनेगा बता दो आप? स्ट्रेट लाइन से बनेगा। ठीक है, और कर्व कैसे बनेगी? वो फ्री हैंड से बनेगी। कर्व कैसे बनेगी बताइए आप? फ्री हैंड से बनेगी। यहाँ भी नीचे जो है ना, नीचे, नीचे हमारे ऑब्वियसली क्लास इंटरवल ही है एक्स एक्सिस पर, और वाई पर हमारा ऑब्वियसली क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। वाई पर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, वाई पर हमारा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, दो चीज आपको पता चल गई। आपसे थ्योरी में ये भी पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंसी करो और पॉलीगन कहाँ बनते हैं, तो आप बता देना हिस्टोग्राम में बनते हैं। कहाँ बनते हैं बताइए? हिस्टोग्राम में बनेंगे। ठीक है, चलो जी। अब देखो यहाँ पर है ना, एक काम हमें क्या करना है कि देखो यहाँ से इसको है ना हम मिला देंगे, कहाँ पे? सबसे नीचे मिला देंगे। कहाँ मिला देंगे? सबसे नीचे यहाँ पे मिला देंगे। और यहाँ भी इसको सबसे नीचे यहाँ मिला देंगे हम। ठीक है, क्या है यहाँ पर? हम मिला देंगे। अब लिखना क्या है? ये देखो, यहां से नीचे मिला दिया, यहाँ नीचे मिला दिया, तो ये जो बन गया, ये हमारा क्या बन गया? ये पूरा का पूरा ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या बन गया? पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में है ना, ऊपर तो मिलेंगे ही मिलेंगे मिड पॉइंट, नीचे यहाँ लास्ट में आप इनिशियल पॉइंट पे मिला देंगे, वहां लास्ट में फाइनल पॉइंट पे मिला देंगे। ठीक है, ऐसा हम कर लेंगे। तो पूरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया ना। तो पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, जो एक बार नहीं कई बार आया है पेपर में, है ना, कई बार आया, वो आप लिख लेना बात को। बात नंबर एक, बात नंबर एक ये है कि एक तो जो एरिया ऑफ पॉलीगन है, एरिया ऑफ पॉलीगन है, वो बराबर होता है एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, ये पेपर में कई बार आया क्वेश्चन।
पेपर में क्वेश्चन कई बार आता है। आपको ना इस डायग्राम में 5 रेक्टेंगल दिख रही हैं, 5 रेक्टेंगल का एरिया और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एरिया वो होता है सेम। क्या होता है भैया? सेम होता है। तो फ्रीक्वेंसी लिख लेना यहाँ पर, एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? इक्वल होता है। पेपर में ना एक बार नहीं 3 बार आया, ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर करोगे ना तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे आपको, ठीक बात है। दूसरी बात बड़ा फेमस क्वेश्चन ये है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो आपको रेक्टेंगल दिख रही है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बड़े काम की बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी के। तो ये बात भी आप रट लेना कि एरिया जो है ना, ये तो 4 बार पेपर में आया है कि हिस्टोग्राम में है ना, रेक्टेंगल का एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा बताओ। हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल का एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा बता दो? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनल होगा? फ्रीक्वेंसी के। रेक्टेंगल्स का एरिया जो मिला देंगे हम तो किसके इक्वल आएगा? एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के इक्वल आएगा, ठीक है। किसके इक्वल आएगा? एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के। क्लियर है बात? यहां तक सिंपल बातें। चलो जी वापस जूम आउट कर देते हैं। बताओ, यहां तक की बात देख लो एक बारी, आई होप क्लियर होनी चाहिए। एक पेपर में है ना बड़ा काम की बात पूछता है पेपर में। काम की बात पूछता है कि बार ग्राफ कैसा डायग्राम है, कितने डायमेंशन का डायग्राम है। तो डायमेंशन जब बताने होते हैं ना, डायमेंशन जब बताने होते हैं तो आप ये देखो बार ग्राफ में कितनी चीजें ऐसी हैं जो मैटर कर रही है हमारे लिए। तो ऊपर देखो आप, ओनली हाइट मैटर्स। तो कितनी चीज मैटर कर रही? सिर्फ वन। तो बार ग्राफ हमारा 1 डायमेंशनल होता है। क्या होता है? 1D, 1 डायमेंशनल। हिस्टोग्राम बताइए कितनी चीजें मैटर कर रही है हमारे लिए? हाइट भी कर रही है, विड्थ भी कर रही है, तो यहाँ पर ये 2 डायमेंशनल होगा। क्या होगा? 2D होगा। तो बार ग्राफ 1 डायमेंशनल का फिगर होता है और हिस्टोग्राम 2 डायमेंशनल का फिगर होता है। ये भी लिख लेना आप। बार ग्राफ 1 डायमेंशनल और हिस्टोग्राम कितने डायमेंशनल भाई? 2 डायमेंशनल, ठीक है। सारी बातें पेपर में आई हुई है ऑब्वियसली। तो ये 2 डायग्राम है सबसे मेन, एक तो बार, एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ज्यादा मेन है, इसमें काफी कुछ बताने के लिए होता है, फ्रीक्वेंसी करो, पॉलीगन, इनके एरिया वगैरह, ठीक है, ये आते हैं पेपर में। अच्छा एक बार ना पेपर में ये दिया था कि एक हिस्टोग्राम है, ध्यान से देखना, नीचे लिख रहा हूँ, एक हिस्टोग्राम है, लेकिन हिस्टोग्राम में है ना जो क्लास इंटरवल है वो डिसकंटिन्यूअस है। क्लास इंटरवल वो कैसे है बताओ? डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। तो उसमें कहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके प्रोपोर्शनल होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो वो तभी भी किसके होगा? फ्रीक्वेंसी के ही होगा। चाहे क्लास इंटरवल लगातार हो, कंटिन्यूअस हो, चाहे डिसकंटिन्यूअस हो, ये बात फिक्स है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके प्रोपोर्शनल होगा बताइए? फ्रीक्वेंसी के ही होगा। ये बात हमारी क्या है बताइए आप? फिक्स बात है, ठीक है। ये बात हमारी क्या है बताओ सभी? फिक्स बात है। चले फिर आगे जल्दी बताओ, यहां तक नोट कर लिया होगा आपने? यस सर। हम्म, ठीक है। चलो जी, अगला जो बात है ना वो करते हैं हम, जो हिस्टोग्राम के अलावा बात है। आप सभी बच्चे मुझे ये बता दें कि एक डायग्राम हमने क्लास में किया था, वो था ओगिव। किस किस को ध्यान है? अब है ना कोई पेज पलट के पीछे ना देखे, किसको अभी ध्यान है? पीछे नोट्स में तो सबको मिल ही जाएगा ये लिखा हुआ। बताना ओगिव क्या होता है? मीडियन बात है। मीडियन को बताता है। मीडियन को बताता है। किस किस के बीच में ग्राफ होता है बताओ? ये लिखा है मैंने, किस किस के बीच में ग्राफ होता है? सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और अपर लिमिट, अपर अपर लिखवाया ना, अपर क्लास इंटरवल ऐसा कुछ लिखवाया होगा। देखो ये पेपर में ना बहुत ही ज्यादा फेमस एनडीए क्वेश्चन है। देखो एक तो हमारा एक्स एक्सिस पर आएगा अपर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल। क्या आएगा? अपर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल होता है ना हमारा, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, उसकी जो अपर लिमिट है ना वो यहाँ पर आएगी। और इस तरफ आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या आएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा।
अब आपने करना क्या है कि भैया इसमें है ना, ये देखो आप, ये ऐसे होगा, ये हमारा अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जो ये ग्राफ होगा ना, ये ग्राफ होगा हमारा। अच्छा, यहाँ पे देखो दो ग्राफ बनते हैं। एक ग्राफ तो बनता है जो ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, मतलब ऐसे नहीं जाएगा, मैंने ऐसे बना दिया, पर जाएगा ऊपर की तरफ। एक नीचे की तरफ आएगा। एक कहाँ पर आएगा? नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। जो ये ऊपर की तरफ जाता है ना, इसको बोलते हैं लेस देन ओगिव। क्या बोलते हैं इसको? लेस देन ओगिव। और जो ऊपर से नीचे आता है इसको बोलते हैं मोर देन ओगिव। क्या बोलते हैं? मोर देन ओगिव। लेकिन ये पूरा ग्राफ हमारा क्या है? ग्राफ हमारा ओगिव कहलाता है पूरा का पूरा। ठीक है। अब दोनों ग्राफ जहां पर मिलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं भैया? मीडियन बोलते हैं। अब ये मेथड है मीडियन को ग्राफिकली फाइंड करने का। पर ग्राफ बना के कौन फाइंड करता है? हम तो नॉर्मल मेथड से करेंगे। पर ग्राफ बना के भी आप फाइंड कर सकते हो इसको, मीडियन को, पर वो हमें करना नहीं है ऑब्वियसली। तो ध्यान रखना कि ओगिव जो ग्राफ होता है, पहली बात तो किस किस के बीच में होता है? ओगिव ग्राफ होता है क्लास इंटरवल की अपर लिमिट्स। क्लास इंटरवल की अपर लिमिट्स। और यहां पर होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है। क्यूमुलेटिव क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। और ये दो कर्व होती हैं, जो ऊपर की तरफ जाती है वो लेस देन होगी, और जो नीचे की तरफ आती है मोर देन होगी। और ये हमारा क्या है, जो हाँ जहां मिलती हैं वो हमारा क्या रहेगा? मीडियन रहेगा। जहां मिलती हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा क्या है? मीडियन। तो देखो, ये तीनों वर्ड है ना आपस में सिनोनियम है, मतलब सिनोनियम मतलब एक दूसरे से मैच करते हैं। ओगिव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन, ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। जहां ओगिव दिखे वहां ऑप्शन में या तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे टिक करना है, या ऑप्शन में क्या टिक करना है? मीडियन। आप प्रीवियस ईयर जब जब भी करोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने बताया था, और पेपर में आपको प्रीवियस ईयर में 2 या 3 बार दिखेगा। ठीक बात है, 2 या 3 बार ये हमें दिखेगा। ठीक है। चलो जी, तो लास्ट बात करते हैं आज की, फिर मैं कुछ प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ, ताकि है ना टाइम रहते रहते थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए हमारी क्वेश्चंस की। एक लास्ट डायग्राम है, पाई डायग्राम। लास्ट डायग्राम क्या है हमारा? पाई डायग्राम। पाई चार्ट भी बोल देते हैं लोग इसको। क्या बोल देते हैं? पाई चार्ट। तो पाई डायग्राम या पाई चार्ट हमारा लास्ट डायग्राम आज का। इतने डायग्राम हमें करने हैं। फिर कल हम है ना नया चैप्टर, कल मतलब संडे है, मंडे को नया चैप्टर शुरू करेंगे हम। क्या मंडे का थोड़ा मैं हिंट दे दूं आपको, मंडे को क्लास में जब आप आओगे तो क्या सोच के आओगे, क्या पढ़ेंगे आज? मंडे को पढ़ेंगे कोरिलेशन। किसी ने भी ना, अगर बहुत रेयर बच्चा इसको पढ़ता है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, लेकिन एनडीए में आप मान के चलो कि 7.5 नंबर का ही आएगा। 7.5 या 10 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है। तो इसके 3 या 4 क्वेश्चन पेपर में आपको हर बार दिखते हैं। 5 भी दिख सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का हमें पता नहीं है ना, कई बार 10 की जगह 12 क्वेश्चन दे दे। तो इस कोरिलेशन के 4 की जगह 5 दे दे। ये इसको बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है? क्योंकि ये ना 11th का टॉपिक है ना 12th का है। आपने स्कूल में कभी पढ़ा नहीं होता, तो इसको बच्चा छोड़ ही देता है कि छोड़ो, वैसे इतना बड़ा मैथ है, इसको क्या पढ़े। लेकिन ये आसान बहुत है। आसान बहुत है, इसको पढ़ेंगे हम। क्योंकि देखो 10 नंबर एनडीए में कोई कम थोड़ी होते हैं, हमें तो सब कुछ करना है अभी। अच्छा, अभी मैंने ना सिर्फ नोटिफिकेशन देखा, मैंने पूरा डिटेल नहीं देखा। मेरिट लिस्ट आई जो अभी शायद पीछे पेपर हुआ था आपका, उसी की आई है? किसकी आई है बताओ वो? ये सर मेरिट लिस्ट उसकी आई है सर, जो सर एनडीए में हुआ था ना, एनडी वो वन वाला ट्वेंटी वाला। चाहिए। नहीं मतलब एनडीए जो 22 का फर्स्ट, उसकी आई है? जी यस सर, सर। जी। अच्छा, फर्स्ट वाले की आई, ठीक बात है। तो क्या कट ऑफ वगैरह क्या गया है उसमें? रिटर्न का सर कट ऑफ लिखा कुछ, क्या गया है? नहीं सर, रोल नंबर आया सिर्फ उनका, जो एसएसबी और रिटन दोनों क्लियर कर गए। अच्छा, ओवरऑल बताया गया है? यस सर। क्या है ओवरऑल रिटर्न एसएसबी का ओवरऑल कट ऑफ क्या गया है? कट ऑफ नहीं बताया सर सर। मतलब 1800 में लास्ट कैंडिडेट के कितने वो है नंबर, ऐसे कुछ पता चला है हमें? नहीं सर। तो मेरिट लिस्ट का हम करें क्या फिर? मुझे लगा कि कुछ कट ऑफ वट ऑफ कुछ आई होगी, कुछ हम बच्चों के साथ शेयर करें। मैंने उसको पूरा क्लिक नहीं करा, पर 2-3 बच्चे मतलब ऐसे ग्रुप में था कि भाई कट ऑफ वगैरह आ गई है, वो मेरिट लिस्ट वगैरह आ गई। चलो जो भी है। तो पाई डायग्राम फटाफट करते हैं। पाई डायग्राम में पता है कुछ नहीं करना मैंने, बड़ा सबसे आसान पाई डायग्राम ही होता है। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे मान लो ना कोई एक बच्चा है, मान लो कि एक स्टूडेंट है, कोई भी एक ले ले, मान लो गैनम ले लेते हैं।
गैनम है, मान लो क्लास में एक बच्चा, गैनम के पास मान लो 100 रुपीज है। कितना पैसा? मान लो 100 रुपीज है। अब गैनम ने सोचा कि भैया पैसे खर्च करते हैं, 100 रुपीज हमारे पास है। अब 100 रुपीज खर्च कैसे करेंगे? देखो, मान लो कोई ए चीज है, कोई भी ए, ए मतलब कुछ भी हो सकता है, वहां गए हमने 25 रुपए खर्च कर दिए। दूसरा कोई चीज है बी, सामान लेने के लिए, वहां जो है मान लो 20 रुपए खर्च कर दिए। सी में जो है 15 रुपए खर्च कर दिए गए हमने, तो बचे कितने पैसे बताओ? 40 बचे। 40 रुपए डी ग्रुप में, डी चीज में खर्च कर दिए। तो जो एक इतना खर्चा हुआ है, इसको हमें है ना, इसको हमें जो है डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करना है। तो पहली बात तो एक सर्कल की फॉर्म में डायग्राम बनेगा, सबको बेसिक तो इसका पता ही है भाई, पाई डायग्राम सर्कल की फॉर्म में बनेगा। अभी सर्कल में क्या होगा कि आपने ना हमेशा एक बात नोटिस करनी है हमेशा, कि जो टोटल पैसा है किसी के भी पास, क्वेश्चन में किसी के पास टोटल पैसा और टोटल एंगल हमेशा बराबर करना आपने। टोटल पैसा टोटल एंगल बराबर करना है। तो टोटल पैसा यहाँ पर 100 रुपए है, टोटल एंगल यहाँ पर कितना होता है? टोटल एंगल सर्कल में 360 डिग्री होता है। तो बस ये कंपेयर करना आपने, तो आप बड़े आसानी से आप बाकियों को कंपेयर कर सकते हो। अब मुझे बताओ, 100 रुपीज अगर 360 डिग्री एंगल है तो 25 रुपए कितना होगा? ये बड़ी आसान सी बात है। 360/25 × 100। हाँ मतलब देखो, ये देखो ना, 100 से 25 आने में 100 का 1/4 होता है 25, 4 गुना कम होता है ना 1/4। तो 360 को 4 से डिवाइड कर दो, 90 आ जाएगा। तो 90 डिग्री जो एंगल है, 90 डिग्री एंगल वो बनेगा ए समान का। किसका बनेगा? ए का। फिर ऐसे आप 20 का निकाल लोगे जो भी है, तो 20 का कैसे आ जाएगा? वही मतलब 360/100 गुणा में 20 कर दोगे आप। जितना भी आएगा आप कर लोगे, तो बेसिक सी बात है, 5 पे करोगे 5, 72 डिग्री आ जाएगा। तो जो बी समान है उसका एंगल कितना आ जाएगा बताओ? 72 डिग्री बी का आ जाएगा। ऐसे एंगल मुझे लग रहा है 15 का निकाल लोगे, 40 का निकाल लोगे, तो ये हमारा डी का आ जाएगा, ये हमारा सी का आ जाएगा। तो यही हमारा पाई डायग्राम होता है, इतना ही। पाई डायग्राम इतना ही होता है। तो पाई डायग्राम में बस आपने एक ही बात ध्यान रखनी है, पाई डायग्राम में क्या, कि टोटल पाई डायग्राम में टोटल पैसा और टोटल एंगल बराबर होगा। टोटल पैसा टोटल एंगल क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब पैसे पैसे की बात हो रही है, मैंने पैसा हिंदी में भी लिख दिया है। तो पैसे की बात यहाँ पर हो रही है ना, तो एक बात आपसे पेपर में पूछ सकता है कि इकोनॉमिक जो होता है ना, इकोनॉमिक हेड्स बोलते हैं उसको, मतलब पैसा खर्च आपने किया है। तो इकोनॉमिक, मान लो आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया है किसी चीज पर, तो पैसे वाली चीज खर्च करने आपने करी है, तो उसका आपने डाटा रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए सबसे सुटेबल कौन सा डायग्राम रहता है पैसे वाली चीजों के लिए? तो ध्यान रखना, पाई डायग्राम ही रहता है। ठीक है ना? इकोनॉमिक मतलब कोई पैसे से रिलेटेड चीज आएगी ना, पैसा, कोई इंग्लिश में और क्या बोलते हैं, मोनेटरी बोलते हैं शायद, मोनेटरी टर्म्स ऐसा कुछ होता है। तो पैसे वाली जो भी कैपिटल। चीज होगी, पैसे वाली जो भी चीज होंगी वो किससे रिप्रेजेंट होगी बता दो एक बार सभी? पाई डायग्राम में ही आएंगी। पैसे वाली चीज कहाँ पर आ जाएंगी? पाई डायग्राम में। मतलब पैसे संबंधित चीजों के लिए सबसे बेटर डायग्राम कौन सा रहता है? पाई डायग्राम ही रहता है। लास्ट बात ये है कि पाई डायग्राम कितने डायमेंशनल होता है, लास्ट बात ये। तो मैं एक बार ना पीडीएफ लगा रहा हूँ यहाँ पर कंप्यूटर में, लैपटॉप में। तो सभी मुझे बताओ कि पाई डायग्राम कितने डायमेंशनल होगा। लेट्स सी कौन कौन बताता है, बताओ। 3D होगी। सोचो एक बारी कि पाई डायग्राम कितने डायमेंशनल होगा। जैसे मैंने बताया, बार ग्राफ मैंने बता दिया, ठीक है ना, काफी कुछ मैंने बताया है। आप एक दो रहता वो बताओ एक बारी, मतलब देखते कौन कौन सही गैस कर पाता है। देखेंगे अभी। मैं बार है ना पीडीएफ लगा रहा हूँ यहाँ लैपटॉप में, ताकि हम कुछ प्रैक्टिस कर लें 5 मिनट लास्ट के, जब तक आपके पास टाइम है सोचने का। ठीक है, बोलो जी। तो एक बार मैं पीडीएफ जो है ना लगा देता हूँ यहाँ पर, 1 सेकंड बस, थोड़ा सा समय लगेगा। 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन बहुत फायदा उसका, क्योंकि हम है ना प्रैक्टिस कर पाएंगे बढ़िया सी। तो पाई डायग्राम में बता दूं कि
चलो देख लेते हैं। आप मुझे बताओ पाई डायग्राम कौन कौन कह रहा है कि वन डायमेंशनल है? कोई है बच्चा जो कह रहा है वन डायमेंशनल है? हाँ, मैं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? गैनम कह रहा है? ये मुझे लगता है। यस सर। क्या कह रहे हो? दिव्यांशु कह रहे हैं? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ। गैनम कह रहे वन डायमेंशनल। यस सर। चलो टू डायमेंशनल कौन कह रहा है? टू डायमेंशनल। लैपटॉप है ना, पैसा हैंग हो रखा है कि बस चले ही ना जैसे। थ्री डायमेंशनल कौन कह रहा है? बता दो एक बार। बाकी थ्री डी कह रहे होंगे सभी। यस सर। बाकी सब थ्री डी कह रहे हैं। Yes, sir. तो देखो यहाँ पर पता है, आप एक बात समझ नहीं रहे। जो डायमेंशन है, मैंने अभी आपको बताया था अभी कि डायमेंशन का मतलब, देखो आप ये बताओ बार ग्राफ कितने डायमेंशन का, हमने कैसे पता लगाया बार ग्राफ को? बताओ भाई, बार कितने ग्राफ फैक्टर कितने से अपन डायमेंशन का है? हमने यही बताया कितनी चीजें मैटर कर रही हैं उसमें। भाई बार ग्राफ में कितनी चीज मैटर कर रही है, तो वो बात है बस। बार ग्राफ में अगर एक चीज मैटर कर रही है तो वो वन डायमेंशनल था। हिस्टोग्राम में दो चीज मैटर कर रही है तो टू डायमेंशनल है। तो ऐसे ही मुझे बताओ पाई डायग्राम में कितनी चीजें मैटर कर रही हैं, वो बता दो बस। पाई डायग्राम में कितनी चीजें मैटर कर रही हैं? जो थ्री डी बोल रहे हैं तो तीन चीजों के नाम बताओ जो मैटर करती हैं। मतलब ये पता है वो थ्री डी नहीं है जो आप थ्री डी समझ रहे हो कि सर्कल होगा सर, वो होगा, वो थ्री डी बना देंगे। सर वन डी होता यहाँ एक अलग तरह का ये, मतलब ये अलग कंसेप्ट है। तो आपने यहाँ कितना चीजें मैटर करती हैं, तो पाई डायग्राम में सिर्फ एक चीज मैटर करती है। है, एक सिर्फ चीज एक। एंगल। वो है हर चीज का एंगल, किसका कितना एंगल है, बस। जी सर, ये समझ वन में। डायमेंशनल डायग्राम रहेगा, ध्यान रखना भाई आप। कैसा डायग्राम रहेगा? वन डायमेंशनल क्यों? एक ही चीज मैटर करती है, एंगल। तो एंगल के ऊपर सारा कुछ डिपेंड है। जिसका जितना एंगल उसका उतना एरिया, बात खत्म। ठीक है, वो लेंथ हाइट ब्रेड्थ वो सब नहीं देखना हमने, यहाँ देखना है किस चीज पर उसका एरिया टिका हुआ है। किस चीज पर उसका एरिया टिका हो वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये ऐसे समझो आप। तो पाई डायग्राम है वन डायमेंशनल, और पीडीएफ लग गई है, बस 10 सेकंड और लगेंगे। ठीक है, पीडीएफ जो है आपको दिखेगी अभी। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेकिन वो पीडीएफ है ना, थोड़ा सा उसमें दिक्कत क्या आएगी, ये जो है ना, देखो पीडीएफ आपको अभी नजर आएगी, स्क्रीन शेयर अभी मैंने करी है। आपको दिख रही है पीडीएफ? ये देखना एक बारी। यस सर। यस सर। इसमें पता दिक्कत ही एक ही दिक्कत है, ये मैंने गूगल क्रोम में खोल रखी है ये, तो इसमें मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा फिलहाल के लिए। तो आपने बस आंसर देना है क्वेश्चन का। मतलब मैं कुछ लिखूंगा नहीं इसमें, आपको बस देख देख के आंसर बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 79 देखो। तो ये देखो, ये बार आराम से स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर जो आपको दिख रहा है ना, ये आपने बताना है। अरे यार बहुत तेज ऊपर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 80 बताओ जी, सभी पढ़ो एक बार आराम से। क्वेश्चन नंबर 80, क्या इसका आंसर होगा बताना एक बार पढ़ के। इफ वी join द मिड पॉइंट ऑफ द अपर हॉरिजॉन्टल साइड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल पॉइंट। बाई स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे फोकस करना आपने। स्ट्रेट लाइन से जोड़ोगे तो फिगर कैसी बनेगी बता दो। स्ट्रेट लाइन का मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगी, है ना? क्या बनेगी? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अच्छा एक बार ऑप्शंस को देखना, फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होती है? फ्रीक्वेंसी कर्व अगर, स्ट्रेट लाइन जब नहीं होगा तो। हाँ स्ट्रेट लाइन ना होगी तो कर्व होगी। मोर देन होगी मैंने बताया था ऊपर से नीचे आता है। लेस देन होगी नीचे से ऊपर जाता है। कर लोगे इसको। 81 बताओ सभी एक बार, 81। अरे यार ये ज्यादा जो है ना, 81 देखो एक बार। गिवन ए हिस्टोग्राम वी कैन इजिली ड्रॉ। बताओ पढ़ के एक बार क्या आंसर होगा 81 का। सी। हाँ, हिस्टोग्राम अगर कोई हमें दे दे तो हम पॉलीगन भी बना देंगे भाई, और क्या बना देंगे, कर्व भी बना देंगे। बात क्लियर, सी आंसर इसका। चलो जी, क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो आपने करना है ये से जो है 82। 82 बताओ, आपको दिख रहा होगा आराम से। 82 क्या होगा बताओ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है उसमें क्या क्या आता है, पढ़ो एक बार। ऑप्शन सी दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी में 1 2 3 लिखा हुआ है, देख लेना एक बार आराम से। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में क्या क्या मिलता है आपको, अपने आप हमें।
तो थ्योरी का क्वेश्चन देख लो कौन कौन कर सकता है, बताओ जी। थ्योरी का क्वेश्चन है, कौन कौन कर सकता है बताइए। कोई नहीं बता रहा आंसर। वन। सर डी है क्या? आप ये बताओ, 82 को स्टार्टिंग से पढ़ो। द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसका ग्राफ है? फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोग्राम में क्या फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है? हिस्टोग्राम में, हिस्टोग्राम में जो हमारा वाई एक्सिस होता है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, तो बात ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसके नाम में फ्रीक्वेंसी है तो ये भी है। ये बाकी पॉलीगन हमारा हिस्टोग्राम में बनता है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये भी ठीक है। तीसरा, फ्रीक्वेंसी करो भी उसी में बनती, ठीक है। तो 1 2 3 तो ठीक है ही। फोर्थ बताओ, क्या ओगिव ठीक है क्या? क्या ओगिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है? बताओ। क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। ओगिव तो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड नहीं है, वो तो क्यूमुलेटिव से है। तो फोर्थ नहीं आएगा भाई, समझो बात को। तो 1 2 3 आएगा सी आंसर। कितना आंसर आएगा? सी आएगा। तो समझ रहे हो बात को? हल्का सा आप एरर अगर आप कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आंसर आएगा हमारा सी, क्योंकि ओगिव जो फ्रीक्वेंसी का नहीं होता। ओगिव किसका होगा बताइए आप? ओगिव होगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, है ना। चलो जी, अगला क्वेश्चन जो आपने करना है वो ये करना है, 89 आपने करना है। चलो 89 आपको दिखेगा यहाँ पर अभी। वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल होगा। अच्छा दिख गएगा वो, एक बार ये थोड़ा, हाँ। पाई डायग्राम्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्टैटिस्टिकल डाटा, क्या है बताएं इसका आंसर? वन डायमेंशनल है भाई। पाई डायग्राम कैसा पेपर में पूछेगा तो आप क्या कहोगे? वन वन डी। डायमेंशनल ही कहोगे। चलो 90 क्वेश्चन आपने बताना है, 90। अरे अभी गया, सही आ गया था देखो। 90। ये 90 पढ़ो और बताओ एक बार आंसर क्या होगा। हिस्टोग्राम में डी होगा सर, रेक्टेंगल का एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा बताइए आप? फ्रीक्वेंसी के। तो सीधी सी सीधी बात है, सीधी सीधी सी बात है कि फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, 91 बताओ, 91 क्या लिखा हुआ है? ओगिव इज कर्व ड्रोन बिटवीन, ओगिव किस किस क्यूमुलेटिव के बीच में ड्रॉ फ्रीक्वेंसी होगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और का ना। हाँ अपर बिना क्लास। ऑप्शन के बता दो इसका, तो ये देखो ऑप्शन यहाँ पर इस तरफ, ऑप्शन ये लेफ्ट में दिखेंगे आपको। अरे यार, चलो ये ऑप्शन है, लास्ट क्वेश्चन ये देखना है भी, क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बताओ। लेफ्ट में दिख रहे ऑप्शन आपको चार। डी। ओगिव किस किस का ग्राफ है? ओगिव, सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है। बी है अपर लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो बात को आप? ये होगा। तो लास्ट क्वेश्चन में करा देता हूँ, फिर चल रहे हैं, आज इतना ही करेंगे। फिर मंडे को है ना, और इसमें ना एक वो रहेगा हमारा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड क्या होता है, वो भी हम करेंगे मंडे को। तो 92 और बता दो बस आप एक बार। 92 आपको दिख रहा है यहाँ पर देखो, 92 देखो क्या लिखा हुआ है बार ग्राफ में। बताओ क्या आंसर होगा बार ग्राफ में, क्या होता है? नॉट ओनली हाइट बट आल्सो विड्थ, पढ़ो आराम से। सर 2 और 3, तो ऑप्शन सी होगा सर, सी। सी, बार यस ग्राफ में नॉट ओनली हाइट विड्थ मैटर, तो गलत है सीधा सीधा। यस। बार ग्राफ में ओनली हाइट ही होती है, विड्थ नहीं होती है ना। सी सर। अगले में कह रहा है हाइट मैटर नॉट विड्थ, ये ठीक बात है, हिस्टोग्राम में दोनों मैटर करती हैं। और डी पढ़ो, बार डायग्राफ इज 2 डायमेंशनल, ये भी गलत है यार। बार ग्राफ तो 1 डायमेंशनल होगा ना। तो 2 और 3 ठीक है, तो इसका सी आंसर 92 का। 93 बता दो एक बार क्या होगा 93। ये आसान है बिल्कुल। डी ओगिव इज ए ग्राफिकल, हाँ किसका ओगिव किसका बनता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओगिव है डी ऑप्शन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, चलो भाई, तो आज हम करेंगे इतना ही। तो ये लास्ट में थोड़ी सी प्रैक्टिस मैंने कराई है, तो ये बाकी पीडीएफ ना डाउनलोड अभी कर नहीं पाया मैं, टाइम थोड़ा कम है ना। तो ये बात है। ये कहाँ खुल गया बताओ? तो बताओ, हमारा हो गया स्टैटिस्टिक्स, हमने थोड़ा और आगे किया है, थोड़ा सा और रहता है, समझो बात को आप। स्टैटिस्टिक्स हमारा थोड़ा सा और रहता है, वो अभी हम करेंगे कल, मतलब परसों करेंगे, कल का ऑफ है। ठीक है, तो बताओ क्या समझ में आया आज हमें? आज पाई डायग्राम थोड़ा सा कर लिया हमने, ये ओगिव कर लिया हमने, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सारा कर लिया। ठीक है ना, और उसके अलावा फिर आपके 5 10 आपने जो भी 5 6 7 8 डाउट आपके हुए थे वो हुए हैं।
बताओ, ठीक है यहाँ तक? चलो फिर आप एक काम करना, जो पीडीएफ है ना उसका सॉल्यूशन मुझे याद दिला देना अगर मैं ना भेजूं तो, बाकी मैं कोशिश करता हूँ भेजने की फटाफट। फिर हम मिलेंगे आपको मंडे को, और थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है? संडे को 1 घंटा 2 घंटा कुछ ना कुछ आप पढ़ के आना, फिर और बढ़िया लगेगा। देखो पढ़ते रहोगे ना थोड़ा मजा आएगा क्लास अटेंड करने में भी। बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे तो सोचेंगे सर भी पका रहे हैं, मैं ऐसे बोर हो रहा हूँ, फिर ना आपका भी नुकसान है मेरा भी नुकसान है। चलो फिर मिलते हैं मंडे को, अपना ध्यान रखो। हैव ए नाइस डे। बाय। जय हिंद। जय हिंद सर। नहीं सर। जय हिंद सर।